हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में हम आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ा रहे थे उसी का नेक्स्ट सेकंड लेक्चर लेकर के आए। तो इस वाले लेक्चर में आपको देखिए, हमने पहले ये बता दिया था कि आपको हमारे वीडियो में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए आप बता दें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। और जो अन्य बुकों से अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी मिलेंगे। देखिए, आप पूरा देखिएगा, इसके पहले वाला लेक्चर आप देख करके आइए, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और जब आपको लगे कि नहीं, आप वाकई में हम बहुत अच्छी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फ्यूचर में आपको कंपटीशन तक के वीडियो मिलेंगे इसमें हमारे चैनल पर। एडवांस मैथ जहाँ जरूरत पड़ेगी कंपटीशन में, वहाँ आपको मिलेगी। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, कमेंट्स करिए। देखिए, कमेंट्स करने से पता लगता है कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं। कमेंट्स नहीं करते तो थोड़ा हौसला डाउन हो जाता है, तो कमेंट्स जरूर करिए। और देखिएगा, आज के वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कुछ अन्य बुकों से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ये सेकंड लेक्चर है। आप फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने ना देखा हो, जिन बच्चों ने इसके पहले वाला फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो, फर्स्ट लेक्चर देख करके आइए। उसका रीजन बता दें क्यों। देखिए, जब पहला वाला लेक्चर देख लोगे तभी ये दूसरा वाला लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा ये कैसे हो गया। इसलिए क्योंकि पहले वाले लेक्चर में हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैथ समझ में नहीं आएगी। तो ये दोनों जो आपके सामने लिखे, दोनों एनसीईआरटी बुक से हैं। इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कुछ अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। तो ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कुछ क्वेश्चन बताएंगे, कुछ अन्य बुक से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन फिर से वही चीज़ बता रहे हैं कि जिन्होंने इसके पहले वाला लेक्चर ना देखा हो, इसका फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए ताकि ये समझ में आए। देखिए, कहा गया द्विक अनुपात का प्रयोग करके सिद्ध करिए बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब होता है एक सीध में ऐसे, संरेख ऐसे, ये संरेख जैसे 2 3 चलो -4, फिर ये है 1 -2 3, और ये है 3 8 -11। इनको संरेख सिद्ध करना है द्विक अनुपात से। देखिए, तो इसीलिए हम बार बार आप उसके पिछला लेक्चर देख करके आइए, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था संरेख या समांतर के लिए जो कंडीशन समांतर के लिए होगी वही संरेख के लिए होगी। पिछले वीडियो में बताया था समांतर या संरेख के लिए एक ही कंडीशन होगी। क्या? समांतर या संरेख के लिए एक कंडीशन होगी A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये ABC क्या होते हैं? फिर इसीलिए कह रहे पहले पिछला वीडियो देख करके आइए, तब इसको देखिए तो समझ में आएगा। ABC क्या होते हैं? द्विक अनुपात होते हैं। ये ABC क्या होते हैं? द्विक अनुपात। ABC तो A1 B1 C1 एक रेखा के द्विक अनुपात, A2 B2 C2 दूसरी रेखा के द्विक अनुपात। संरेख या समांतर, या फिर क्या होगा, A1 बिल्कुल A2 के बराबर होगा, B1 बिल्कुल B2 के बराबर होगा, C1 बिल्कुल C2 के बराबर होगा। तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जिन्होंने पिछला लेक्चर ना देखा हो देख करके आइए। तो समांतर या संरेख के लिए द्विक अनुपात में, क्योंकि द्विक अनुपात का प्रयोग करके सिद्ध करना है, तो समांतर या संरेख के लिए द्विक अनुपात में सेम सिचुएशन होती है, सेम कंडीशन होती है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं पिछला वीडियो देख करके आइए। क्या होता है? A1/A2, B1/B2, C1/C2 बिल्कुल बराबर, मतलब समानुपाती होंगे। यही चीज़ समांतर यही संरेख में होगा। ABC को क्या बोलते हैं? द्विक अनुपात। तो A1 B1 C1 पहली रेखा के द्विक अनुपात कह सकते हैं, और A2 B2 C2 दूसरी रेखा के द्विक अनुपात, और या फिर समानुपाती होंगे या तो फिर बिल्कुल बराबर होंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, देखिए फिर से बोले दे रहे, अगर किसी को डाउट है तो इसके पहले वाला लेक्चर आप देखिए, पहला वाला। यहाँ पर पहले ऐसे देखो, AB के द्विक अनुपात निकाल लो। AB के द्विक अनुपात बस इतने से आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग द्विक अनुपात निकालना चाहें तो पहले समझिएगा, AB के भी द्विक अनुपात निकलेंगे, BC का भी निकलेगा, AC का भी निकलेगा। 3 बार द्विक अनुपात निकलेंगे। तीनों बार आपको नहीं निकालना है, कोई भी 2 बार निकालना है। कोई भी 2 बार आपको द्विक अनुपात निकालना है, और ये कंडीशन देखना है जो भी इधर बताई थी, कंडीशन लग रही कि नहीं। अगर लग रही है, कंडीशन फॉलो हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है,
कंडीशन संतुष्ट हो रही है तो आप समझ जाओ संरेख हैं, और अगर नहीं संतुष्ट हो रही तो संरेख नहीं है। देखिए तो ए बी के द्विक अनुपात निकाल लो, ए बी के भी निकलेंगे, बी सी के भी निकलेंगे, ए सी के भी निकलेंगे, 3 बार निकलेंगे, लेकिन 3 बार की जरूरत नहीं, कोई भी 2 बार निकाल लो, कोई भी 2 के, किन्हीं भी 2 के द्विक अनुपात निकाल लो। द्विक अनुपात कैसे निकालोगे, देखो पहला वाला लेक्चर देख के आओ, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। चलो जरा तो देखो ए बी के द्विक अनुपात कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, 3 माइनस 2, y2 माइनस y1, 8 माइनस 3, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1, माइनस z1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ये आएगा 1, ये आएगा 5 और ये आएगा -7। इसी में हम कह सकते हैं कि जो A1 है वो 1 है, जो B1 है वो 5 है और जो C1 है वो -7। द्विक अनुपात जो हैं, पिछला लेक्चर देख लीजिए जिन्होंने ना देखा हो, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट समझाया था। जो द्विक अनुपात हैं उनको हम लोग ABC से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, A से, B से, C से। तो ये पहले AB के निकाले तो इनको A1 B1 C1 समझ लिया। अब BC के निकाल लो चाहे AC के निकाल लो। चलो BC के द्विक अनुपात निकाल लेते हैं, देखिएगा BC के द्विक अनुपात, BC के तो यही BC के x2 माइनस x1, 3 माइनस 1, y2 माइनस y1, 8 माइनस तो +2 हो जाएगा, z2 माइनस z1। इसी को कह सकते हैं A2 2, B2 10, C2 माइनस 14। देखो जो AB के द्विक अनुपात निकाले इनको हमने समझ लिया A1 B1 C1, A1 B1 C1, और जो BC के निकाले, अब हम लोग देखें बिल्कुल बराबर तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि A1 A2 के बराबर हो, B1 B2 के बराबर हो, C1 C2, ऐसा नहीं है। तो इनका अब निकालें हम लोग क्या, देखिए अब हम लोग इनका अनुपात चेक करें, A1 अपान A2, देखिए A1 अपान A2 हो जाएगा 1/2, A1 अपान A2 1/2। फिर निकालें B1 अपान B2, B1 अपान B2 5/10, ये भी हो जाएगा 1/2। C1 अपान C2 -7/-14, -7/-14। देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 तीनों बराबर हैं और तीनों की वैल्यू क्या है 1/2। देखो तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लिख देना अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। देखिए लिखिएगा जरूर, हमने बता दिया क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बिंदु संरेख है। यहाँ पर लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा देखिए, दूसरा भी NCERT बुक का ही है। कहा गया है त्रिभुज की भुजाओं की दिक्कोजाएं। पहले वाले वीडियो में हमने दिक्कोजा, द्विक अनुपात, दिक् कोसाइन सारी चीज़ें क्लियर की थी, इसलिए जिन्होंने पहला लेक्चर ना देखा हो सबसे पहले पहला लेक्चर देखिए। कहा गया त्रिभुज की भुजाओं की दिक्कोजाएं ज्ञात करिए जिसके शीर्ष, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है, ये ABC इसके शीर्ष हैं। चलो एक शीर्ष ये है 3 5 -4 B, दूसरा शीर्ष ये है -1 1 2 ये है, तीसरा शीर्ष ये है -5 -5 -2। ये 3 शीर्ष हैं त्रिभुज के। भुजाओं की दिक्कोजाएं ज्ञात करनी। देखिएगा यहाँ पर एक भुजा के लिए हम आपको बता देंगे, हालांकि पिछले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। पिछले वाले लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले वाला लेक्चर जिन्होंने ना देखा हो देखिएगा, पहले वाले लेक्चर में इस टाइप क्वेश्चन बता चुके हैं। मतलब त्रिभुज के लिए नहीं बताएं, लेकिन दिक्कोजा निकालनी बताई। जब 2 बिंदु दिए जाएं दिक्कोजा कैसे निकालते हैं ये बताया गया था। तो देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन मतलब दिक्कोजा निकालनी, मतलब AB के दिक् कोसाइन निकालने हैं, BC के निकालने हैं, AC के भी निकालने हैं, तीनों भुजाओं के लिए निकालने हैं। NCERT का बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बता रहे हैं। देखिए तो तीनों भुजाओं के लिए दिक्कोज्जाएं निकालनी, तो एक भुजा का हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जैसे ए बी का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले हम लोग ए बी के द्विक अनुपात निकाल लें। देखिए द्विक अनुपात निकाल लें। द्विक अनुपात क्या होते हैं? ए बी सी। पहला वाला वीडियो जरूर देखिए, अगर कोई डाउट है तो। जिन्होंने देखा उनको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तीनों भुजाओं की दिक् कोसाइन निकालनी। दिक् कोसाइन मतलब दिक्कोज्जा, ए बी का भी, बी सी की भी और ए सी की भी। तो पहले हम लोग वो निकाल लें द्विक अनुपात। जो द्विक अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं? ए बी सी होते हैं कि नहीं होते? ए बी सी निकल आएगा। फिर हमें द्विकोज्जा निकालनी होगी। द्विकोज्जा मतलब एल एम एन की वैल्यू, एल एम एन, बिल्कुल एल एम एन की वैल्यू। तो जो द्विक अनुपात निकलेंगे, द्विक अनुपात मतलब किसकी वैल्यू निकलेगी? ए बी सी की। द्विक अनुपात मतलब किसकी वैल्यू निकलेगी? ए की, बी की, सी की। तो जब द्विक अनुपात निकल आएंगे तो द्विकोज्जा बहुत या द्विक कोसाइन बहुत आसानी से निकल आएगा। पिछले वीडियो में हमने इसके लिए कॉन्सेप्ट बताया था। तो पहले हम लोग देखो ए बी के द्विक अनुपात निकालें। ए बी के द्विक अनुपात कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z2। देखिएगा तो ए बी के द्विक अनुपात, ए बी के x1 y1 z1, x2 y2 z2, x2 माइनस x1 -1 कामा -1 -3, y2 माइनस y1 1 माइनस 5, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 तो +4 हो जाएगा। देखिएगा ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 6। अब देखिए इसको कह सकते हैं कि चलो a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 6। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। पिछले वीडियो में हमने आपको क्लियर किया था, बहुत ढंग से समझाया था। ये ए बी सी की वैल्यू है। अब इस ए बी सी की वैल्यू है, इससे एल एम एन बताना है। ए बी सी मतलब ये है क्या? द्विक अनुपात। देखिए ये द्विक अनुपात हैं और हमें द्विक कोसाइन बतानी है, दिक्कोज्जा बतानी है। ये द्विक अनुपात हैं और हमें दिक्कोज्जा बतानी है। तो हमने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि L इक्वल टू या फिर cos अल्फा इक्वल टू A अपान अंडर रूट। ये सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर M इक्वल टू या cos बीटा इक्वल टू B अपान अंडर रूट। देखो ये जो द्विक अनुपात हैं पिछले वीडियो में बताया था, इसलिए कहते हैं बार बार पहला लेक्चर देख। ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी से निरूपित करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन इक्वल टू या cos गामा इक्वल टू सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ए अपान मतलब -4 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर और फिर 6 का स्क्वायर। तो जाएगा -4 अपान अंडर रूट। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 16 और 16 32 और 32 और 36 हो जाएगा 68। इसको हम लोग लिख सकते हैं -4, इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 17, 2 अंडर रूट 17, 2 अंडर रूट 17। देखिए 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो आएगा -2 अपान अंडर रूट 17। ऐसे इसको निकालेंगे b अपान, तो b की वैल्यू -4, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यही 2 अंडर रूट 17। तो इसको भी कैंसिल कर देंगे, ये भी आ जाएगा -2 अपान अंडर रूट 17। 2 से इसको कैंसिल किया। देखिए c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो c की वैल्यू कितनी है? 6 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू वही सी स्क्वायर 2 अंडर रूट 17। 2 से कैंसिल कर देंगे 3, तो 3 अपान अंडर रूट 17, 3 अपान अंडर रूट 17। अब देखिए ये ए बी भुजा के लिए निकाला है हमने, ए बी। ऐसे बी सी के लिए करेंगे, ऐसे ए सी के लिए करेंगे। ये दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन थे, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2-3 क्वेश्चन बताते हैं। देखिए सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा या बोर्ड पर लिखा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर।
देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए हमने कहा कि आप हमारे वीडियो को निश्चिंत होकर के देखिए। हमने कई वीडियो में बोला है कि जो हमारे वीडियोज हैं ये फार्मेलिटी के लिए नहीं, हम हकीकत में आपको बता रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं, और आपको पढ़ाने से लग भी रहा होगा कि हम केवल आपको सिखाने के लिए, फार्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बना रहे, आपको मैथ में अच्छे नंबर दिलाने के लिए, आपका बेस मजबूत करने के लिए वीडियो बनाते हैं। तो एनसीईआरटी के अलावा और अन्य अच्छे क्वेश्चन भी ज़रूरी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। कहा गया उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो जिनकी दिकोजाएं समीकरणों से दी जाती हैं। मतलब जिनकी दिकोजाएं इन समीकरणों से दी जाती हैं, इसी को बताएंगे। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और लिखेंगे, वो उसका आंसर लिखेंगे, वो आपको घर से सॉल्व करना होगा। बस वो क्वेश्चन, वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला वाला लेक्चर देख करके आइए। पहला वाला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा उनको हम समझाने का कितना भी प्रयास करें, लेकिन कुछ न कुछ डाउट बना रहेगा, कुछ न कुछ दिक्कत रहेगी। तो देखिएगा, तो ये हम आपको बताएंगे। इसी के जैसा एक क्वेश्चन लिखेंगे, वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगा, उसको आप सॉल्व करिएगा। गौर से देखिए, कहा गया उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करिए। उन रेखाओं के बीच का कोण बताना है जिनकी दिकोजाएं इन दो समीकरणों से दी जाती है या इन दो समीकरणों से निरूपित की जाती हैं। देखिएगा पहले इनको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत गौर से देखिएगा। जैसे पहले है 3l + m + 5n = 0। जो लोग समझेंगे, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। जो लोग समझेंगे उनको 100% समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए। और हमने बताया कि आपको समझ में आएगा, केवल आप कोशिश करिएगा, मन से देखिएगा, ढंग से देखिएगा। देखिए अच्छे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा अगर आप मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से तैयार करना चाहते हैं, फार्मेलिटी के लिए नहीं, क्योंकि हमारे वीडियोज़ भी फार्मेलिटी के लिए नहीं। देखिए दूसरा वाला है 6mn 2nl 5lm = 0। ये दो समीकरण है। पहले इनको सॉल्व करके दिकोजाएं निकाल लें या द्विक अनुपात निकाल लें। देखिए इनके दो रेखाओं के बीच का कोण बताना है जिनकी दिकोजाएं इन दो समीकरणों से निरूपित है। तो हम लोग कोण के लिए इसीलिए कहते हैं पहला वीडियो देख लीजिए, फिर से कह रहे पहला लेक्चर देख लीजिए। अगर हमें दिकोजाएं पता चल जाएं, तो पहले वीडियो हमने बताया था दिकोजाएं अगर दोनों रेखाओं की दिकोजाएं पता चल जाएं तो हम लोग सूत्र लगा सकते हैं cos थीटा बराबर L1L2 + M1M2 + N1N2। या अगर द्विक अनुपात पता चल जाए तो रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र लगा दिया जाए। अगर द्विक अनुपात पता चल जाए तो रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र लगा दिया जाए। cos थीटा बराबर, जो पिछले वीडियो में बता करके आए, cos थीटा बराबर A1A2 + B1B2 + C1C2 अपान √, A1² + B1² + C1² दूसरे अंडर रूट में। तो पहले इनको सॉल्व किया जाए, इनको सॉल्व करके द्विक अनुपात निकाला जाए। द्विक अनुपात, देखिए जब द्विक अनुपात पता चल जाएगा, तो ये सूत्र लगेगा A1A2 + B1B2। पिछले वीडियो में बता के इसलिए बार बार कह रहे, पिछला वीडियो देख लो। A1² + B1² + C1² √A2² + B2² + C2², ये सूत्र लगेगा। चलिए देखिए, तो पहले द्विक अनुपात निकाल लिए जाए। कैसे निकालेंगे, सॉल्व करना देखिएगा, क्योंकि हमने बताया इसी के जैसा एक क्वेश्चन अभी और लिखेंगे, वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही होगा, उसका आंसर लिखेंगे, वो सॉल्व करना। देखिए पहले क्वेश्चन फर्स्ट से, समीकरण 1 से, जैसे लिखा है 3l + m + 5n = 0। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाली जाए। सुनते जाइए, समझते जाइए। किसी एक की वैल्यू मतलब L M N में कोई एक वैल्यू निकाली जाए और वो वैल्यू इसमें रख दी जाए, समीकरण सेकंड में रख दी जाए। हम पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन सुनना समझना बहुत जरूरी। देखिए सुनने से बहुत चीज़ें, जो अच्छे बच्चे हैं वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हम ही सॉल्व करेंगे, सुनते जाए। इस समीकरण से कोई एक वैल्यू निकाल लें, L की निकाल लें, चाहे M की निकाल लें, चाहे N की निकाल लें, कोई एक वैल्यू निकाल लें। L M N में से कोई एक वैल्यू निकाल लें, फिर यहाँ पर रख दें समीकरण 2 में। तो जो वैल्यू आसानी से निकले, देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m = -3l - 5n।
इसको मान लो समीकरण नंबर 3। चलो अब देखो ये m की वैल्यू समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 से m की वैल्यू आसानी से निकल आई। हमने बताया कि ये जो समीकरण 1 ले रहे हैं इसको सॉल्व करना, देखिए क्योंकि एक अभी इसी के जैसा लिखेंगे वो आपको सॉल्व करना होगा। समीकरण 1 से हम लोग कोई एक वैल्यू निकाल लो, चाहे l की निकाल लें, चाहे m की निकाल लें, चाहे n की निकाल लें। यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाली -3l -5n। ये m की वैल्यू हम लोग समीकरण 2 में रख दें। इसमें देखो कैसे रख दें, देखिएगा थोड़ा सा 6n, ये 6n m की जगह वैल्यू रख दो -3l -5n। ये 6 और ये l लिख दिया और m की वैल्यू -2nl प्लस 5l m की जगह वैल्यू रख दें यहीं -3l -5n = 0। कैलकुलेशन गौर से देखिएगा, हमने क्या बताया था कि पहले हम लोग समीकरण 1 से कोई एक वैल्यू निकाल लें। कोई एक वैल्यू का मतलब हो गया चाहे l की वैल्यू निकाल लें, चाहे m की वैल्यू निकाल लें, चाहे n की। हमने m की वैल्यू निकाली -3l -5। ये m की वैल्यू यहाँ पर रख दी, देखो तो 6n लिखा रहा, m की वैल्यू रख दी -2nl, इसमें 5l लिखा रहा, m की वैल्यू। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18nl, ये माइनस का हो जाएगा 30n²। कैलकुलेशन देखिएगा, ये माइनस का 2nl, ये हो जाएगा माइनस का 5 × 15l² और माइनस का 25nl बराबर 0। कैलकुलेशन बहुत गौर से देखिएगा, कैलकुलेशन देखना बहुत ज़रूरी, बहुत ढंग से देखिएगा कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन ढंग से नहीं देखा, सही नोट है, बस ये देखना था कि सही नोट है कि नहीं। देखिएगा -30n², क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चे देख करके ही छोड़ देते हैं जबकि लगाना चाहिए। देखो 18 और ये 2 20 और 20 और ये 25 45nl हो गया, 45nl -30n², ये nl, ये भी nl और ये भी nl जोड़ दिया गया, -15l² = 0। देखिए -15 से भाग कर दीजिए, -15 का भाग इसमें लगाएंगे तो आएगा 2n², -15 का भाग इसमें लगाएंगे तो आएगा 3nl, -15 का भाग इसमें लगाएंगे तो आएगा l² = 0। ये आएगा। इसके फैक्टर हो जाएंगे, इनका गुणा कराएंगे, फिर इसके फैक्टर देखो ऐसे हो जाएंगे 2n²। इसका एक फैक्टर बनेगा 2nl और एक बनेगा nl, ये इसके गुणनखंड हो गए, ये इसके गुणनखंड। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा 3nl। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3nl आएगा, और अगर इन दोनों का गुणा कराएंगे, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो आएगा 2n²l²। देखो जैसे हम लोग द्विघात समीकरण के गुणनखंड करते हैं ना, उसी प्रकार से समझिएगा, बहुत अच्छे, पूरा सवाल आंसर तक हम आपको बताएंगे, समझना है। इनका जब गुणा कराएंगे तो आएगा 2n²l², 2n²l²। तो 2n²l² के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने से 3nl आ जाए। तो एक फैक्टर 2nl और एक फैक्टर nl। अगर 2nl और nl का गुणा करा देंगे तो आएगा 2n²l² और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3nl। अब देखिएगा क्या करते हैं, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, इन दोनों से 2n कॉमन कर लें, सॉल्व करना समझिएगा। तो यहाँ पर बचेगा n, जब 2n कॉमन करेंगे तो n + l, इन दोनों से l कॉमन कर लें तो n + l = 0। देखिए कैलकुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर किए गए, फैक्टर करने के बाद में पहले 2n कॉमन कर लिया गया, फिर l कॉमन कर लिया गया। देखिए सवाल समझ में तभी आएगा जब एक एक चीज़ समझेंगे। इन दोनों से 2n कॉमन और इनसे l कॉमन। अब देखिएगा, अब ये n + l दोनों से कॉमन कर लीजिए, जो n + l है ये दोनों से कॉमन, n + l कॉमन कर लीजिए तो 2n + l। एक बार इसको 0 करेंगे, n + l = 0, तो l की वैल्यू आ गई -n। एक बार इसको 0 करेंगे, 2n + l = 0, तो यहाँ से l की वैल्यू आ गई -2n। अब देखिए अभी कोई सवाल आधा लगभग सॉल्व हो गया है, लेकिन बहुत गौर से देखिएगा, ऐसे सवाल जब आते हैं बच्चे पहले से ही छोड़ देते हैं, पहले से ही
बहुत ढंग से समझाया कि इतना समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। रिपीट करके रिवर्स करके भी समझ सकते हैं। यहाँ से एक वैल्यू निकाला जैसे n + l = 0, तो चलो l की वैल्यू निकाल लो चाहे n की निकाल लो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। हमने l की निकाल ली, -n आ गई। यहाँ इसको जब 0 किया तो l की वैल्यू -2। अब देखिएगा एक बार इससे एक बार इससे, जो ये समीकरण 3 था, गौर से देखिएगा, जो ये समीकरण 3 था, देखिएगा समीकरण 3 से देखिएगा द्विक अनुपात कैसे निकालेंगे। जब द्विक अनुपात निकल आएगा तभी रेखाओं के बीच का कोण निकलेगा। हमने बताया इसी टाइप का एक क्वेश्चन नोट करें, जो अच्छे बच्चे वो समझते हैं, पढ़ते हैं और अच्छे नंबर भी लाएंगे, क्योंकि हमारे वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो समीकरण 3 से देखिए m = कितना है, -3l -5n। अभी इसको लेके सॉल्व करें। देखो l = कितना है, देखो इसका मतलब ये हो, अब हमारी बात सुनना, क्या करना है। जैसे l की वैल्यू किसके पदों में आ गई, n के पदों में, तो m की वैल्यू भी n के पदों में निकाल लो, और n खुद n के पदों में होगा। देखिए पहले इससे सॉल्व कर रहे फिर इससे सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू देखो यहाँ से, तो m = l की जगह रख दिया जाए -n, यहाँ पर l की जगह रख दिया जाए -n, तो हो जाएगा 3n, प्लस का हो जाएगा -5n, तो n की वैल्यू आ गई -2n। अब देखिए जैसे होता क्या है, जैसे ये होता है LMN, ऐसे समझिए LMN होता है, तो L की वैल्यू कितनी है -n, m की वैल्यू कितनी है -2n, और n की वैल्यू खुद n ही होगी। तीनों देखो n के पदों में हो गए, तीनों n के पदों में हो गए, तीनों n के पदों में। यही चीज़ है जो बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते, यही सारी चीज़ें हैं जो बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते, इसीलिए गौर से देखिए। अब देखिए हमने क्या बताया, जब इतना सॉल्व हो गया तो इसके बाद में किसी एक के पदों में बदल लें, चाहे l के पदों में, चाहे m के पदों में, चाहे, तो कैसे बदल लें। जहाँ से मान निकाला था m का, वहाँ पर देखो पहले इसको लेके सॉल्व कर रहा है इसको, अभी इसको भी सॉल्व करेंगे, गौर से देखिएगा। तो l की वैल्यू यहाँ रख दी -n, तो +3n हो जाएगा, 3n -5n, तो -2n। अब जैसे क्या होता है LMN, तो l की वैल्यू -n, m की वैल्यू -2n, और n की वैल्यू खुद n होगी। तो ये आ गया द्विकोज्जाओं का अनुपात, ये द्विकोज्जाओं का अनुपात है, द्विकोज्जाएं नहीं है। अगर द्विकोज्जाएं होती तो ये n ना लगा होता। देखिए जैसे कहीं पर लिखा हुआ, जैसे मान लो कहीं पर ऐसे लिखा है A/B 2/3, तो आप इसको ऐसे लिख देते हो A = 2x, B = 3x। ये जब x लग जाता है या कोई ये लग जाता है ना, ये मतलब वेरिएबल लग जाता है, तो अनुपात होता है, ये अनुपात होता है भैया जी समझ लीजिए बच्चों, समझ लो। नहीं तो यही गलतियां बहुत बच्चे करते हैं, ये जब ऐसे कोई वेरिएबल लगा होता है तो अनुपात होता है। तो ये अनुपात हो गया, क्या अनुपात आएगा, -1 -2 और 1, ये अनुपात आ गया। ये अनुपात निकला है द्विकोज्जाओं का, ये अनुपात निकला है। गौर से देखिएगा नहीं तो पछताओगे, ये 100% समझ लो। अभी देखिएगा जरा, अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, हम पूरा आंसर तक सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब इसी में से ये जो है m = -3l, क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देखते ही बच्चे छोड़ देते हैं। और हमने आपको बता दिया, हमारे वीडियो जब आप पढ़ोगे तो अब आपको लगेगा कि नहीं मैथ पढ़ रहे हो, क्योंकि फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। अभी हमने l की जगह कितना रखा था, -n, अब l की जगह हम लोग क्या रखेंगे, देखो 1 अनुपात तो ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, अभी देखिएगा। अब l की जगह -2n लेंगे तो कितना आएगा, देखो m = यहाँ l की जगह रखोगे -2n रखोगे तो माइनस प्लस 3 दूनी 6n, माइनस का 5n, तो m की वैल्यू कितनी आ गई। अब होता क्या है, जैसे LMN होता है, तो l की वैल्यू -2n, m की वैल्यू n आ गई, और n की वैल्यू खुद n। देखो इसका मतलब मकसद क्या था कि तीनों, ये जो LMN है, तीनों किसी एक ही टर्म में हो जाएं, किसी एक के पदों में हो जाएं, चाहे तीनों l के पदों में हो जाएं, चाहे तीनों m के पदों में, चाहे तीनों n के पदों में। तो देखिए आपके दो LMN 2 बार क्यों निकला, सुनिए। अगर मान लो किसी ने आपसे कह दिया कि LMN यहाँ भी निकला, LMN यहाँ भी निकला, तो आप बताओगे 2 रेखाएं तो 2 बार LMN निकलेगा। 2 रेखाएं हैं, जब 2 रेखाएं होंगी तभी तो उनके बीच का कोण निकलेगा। जब 2 रेखाएं होंगी, इस टाइप से 2 रेखाएं होंगी तभी तो उनके बीच का एंगल निकलेगा, उनके बीच का कोण निकलेगा। जब 2 रेखाएं होंगी तभी उनके बीच का कोण निकलेगा। तो मान लीजिए किसी शरीफ आदमी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि यहाँ LMN 2 बार क्यों निकला, तो आप बताओगे 2 रेखाएं हैं, तो एक बार जो LMN निकला हो पहली रेखा के लिए,
दूसरी बार जो LMN निकला है वो दूसरी रेखा के लिए। अगर आपसे कोई पूछ बैठे क्या ये दिक्कोजाएं हैं तो आप बताओगे नहीं, ये दिक्कोजाओं का अनुपात है। अगर कोई पूछे क्या ये दिक्कोजाएं हैं तो आप साफ साफ मना कर देना भैया कि दिक्कोजाएं नहीं है। फिर आपसे कोई पूछेगा तो फिर हैं क्या, तो आप बताओगे दिक्कोजाओं का अनुपात है। तो ये पहली रेखा के लिए दिक्कोजाओं का अनुपात है और ये दूसरी रेखा के लिए दिक्कोजाओं का अनुपात है। अगर कोई पूछे कहाँ से पता चल रहा है कि अनुपात है तो आप बताओगे ये वेरिएबल लगा NNN। अगर हमने आपको अभी समझाया था कि जैसे A अनुपात B बराबर 2:3 लिखा हो तो लिखा जाता है 2x 3x। तो 2x 3x ये x लगा देते हैं अनुपात हटा करके, x नहीं लगा देते, ऐसे इसमें x न लग के क्या लगा हुआ है NNN लगा है। तो अगर मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा इंसान आपसे पूछे क्या ये दिक्कोजाएं हैं, पहले तो पूछे 2 क्यों निकली, 2 बार क्यों निकली, तो आप बताओगे 2 रेखाएं हैं, तो ये पहली रेखा के लिए, ये दूसरी रेखा के लिए। फिर किसी ने मान लीजिए क्वेश्चन कर दिया क्या ये पहली रेखा की दिक्कोजाएं हैं, तो आप बताओगे नहीं, ये दिक्कोजाएं नहीं, ये दिक्कोजाओं का अनुपात है। ये पहली रेखा के लिए दिक्कोजाओं का अनुपात है, ये दूसरी रेखा के लिए दिक्कोजाओं का अनुपात है। और पढ़े लिखे इंसान ध्यान दो भैया, पहले वाले वीडियो में हम आपको बता के आए, मुन्ना बेटा राजा बउआ, हम पहले वाले वीडियो में आपको बता के आए कि जो दिक्कोजाओं का अनुपात होता है वो द्विक अनुपात ही होता है। पहला वाला लेक्चर आप चेक करो जरा जाके, उसमें लिखा था हमने लिखा था जो दिक्कोजाओं का अनुपात होता है वो द्विक अनुपात ही होता है। जो दिक्कोजाओं का अनुपात होता है वो द्विक अनुपात होता है। जो दिक्कोजाओं का अनुपात होता है वो द्विक अनुपात होता है। तो ये पहली रेखा के लिए दिक्कोजाओं का अनुपात है। सॉल्व कैसे किया गया बहुत ढंग से समझाया। ये पहली रेखा के लिए दिक्कोजाओं का अनुपात है, मतलब ये पहली रेखा के लिए द्विक अनुपात। अच्छा अनुपात है क्या, जैसे ये ऐसे अभी बताया 2x 3x, तो इनका अनुपात कैसे बनेगा 2:3। तो इसका अनुपात कैसे बनेगा, इसका अनुपात बनेगा देखो -1 अनुपात -2 अनुपात 1। इसका अनुपात कैसे बनेगा देखो, इसका बनेगा -2 अनुपात 1, n के आगे 1 और यहाँ भी अनुपात 1। तो ये दिक्कोजाओं के अनुपात हैं और जो दिक्कोजाओं के अनुपात होते हैं वो द्विक अनुपात होते हैं। जो दिक्कोजाओं के अनुपात होते हैं वो द्विक अनुपात होते हैं। जो दिक्कोजाओं के अनुपात होते हैं वो द्विक अनुपात होते हैं। ऐसा पहले लेक्चर में हमने बोर्ड में लिख करके दिखाया था कि जो दिक्कोजाओं के अनुपात होते हैं वे द्विक अनुपात होते हैं। तो ये पहली वाली रेखा के द्विक अनुपात हो गए और ये दूसरी वाली रेखा के द्विक अनुपात हो गए। पहली वाली रेखा के द्विक अनुपात हो गए मतलब A1 कह सकते हैं A1 B1 और C1। दूसरी वाली रेखा के लिए कह सकते हैं A2 B2 और C2। देखिएगा जरा, तो पहली वाली रेखा के द्विक अनुपात -1 -2 1, ये देखो -1 और -2 और ये 1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 फिर ये B2, ये B2 और ये C2। अब इनके बीच का कोण बताना है तो cos थीटा बराबर A1 A2, ये पहले लेक्चर में बता के आए, B1 B2 प्लस C1 C2 अपान √ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर √ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर देखिए A1 A2 -1 का -2 से गुणा, फिर B1 B2 -2 का 1 में गुणा, फिर C1 C2 1 का गुणा 1 में, ये आ गया अपान √ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, A2 स्क्वायर -2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ। तो cos थीटा बराबर 1 अपान ये √6 और √6 ऐसे √6 इंटू √6। तो cos थीटा बराबर 1/6, थीटा बराबर cos इनवर्स 1/6।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक क्वेश्चन इसी के जैसा आपको नोट कर दें, वो सॉल्व करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये भी है, जो नोट करेंगे वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। और देखिए अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो मैथ में, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि इसके पहले वाला जैसा समझाया वैसे ये भी लगेगा। किसी एक की वैल्यू निकाल लेना, इससे n की वैल्यू निकाल लेना, n की वैल्यू n उधर कर देना तो n की वैल्यू आएगी 2l + 2m, और n की वैल्यू इसमें रख देना, इसमें रख देना, इसमें रख देना। n की वैल्यू इससे निकालोगे तो 2l + 2m आएगी। n की वैल्यू पहले वाले समीकरण से n की वैल्यू निकाल लो, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? देखो ये क्या लिखा है, 2l + 2m - n = 0। तो पहले वाले समीकरण से आप n की वैल्यू निकाल लेना। तो पहले वाले समीकरण से n की वैल्यू कितनी आएगी? 2l + 2m। दूसरे वाले समीकरण में क्या लिखा है? mn + ln और प्लस lm। मतलब देखो पहला वाला जो समीकरण ये लिखा है, पहला वाला समीकरण लिखा है 2l + 2m - n = 0। इससे n की वैल्यू ये आएगी 2l + 2m, और ये आएगी n की वैल्यू। और दूसरा क्या लिखा है? mn + ln प्लस lm, इसमें रख देना और वैसे ये सॉल्व करना जैसे इसके पहले वाला सॉल्व किया था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर इसका ये आएगा π/2 या 90 डिग्री। मतलब cos थीटा की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि हमारे वीडियो में कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कुछ अच्छे क्वेश्चन मिले। कहा गया घन के दो विकर्णों के बीच का कोण निकालना है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें हमने आपको पहले वीडियो में नहीं बताई थी, वो भी आपको सिखाएंगे, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। कुछ अच्छी चीज़ें इसमें सिखाएंगे थोड़ा सा, अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट करिएगा। देखिए घन के दो विकर्णों के बीच का कोण, घन के दो विकर्णों के बीच। चलिए घन बनाते हैं। देखिए पहले इधर देखिएगा, एक घन बनाते हैं। ये मूल बिंदु है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। देखिए तीन परस्पर लंबवत रेखाएं, ये लंबवत, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90। ये देखने से 90 नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये वाली जो रेखा ये ऐसे होगी, देखिए इस टाइप से होगी, बोर्ड से बाहर की तरफ होगी, जो कि तीन परस्पर लंबवत रेखाएं, जैसे कॉर्नर होता है, कोना होता है, घर में किसी भी दीवार में देखिएगा कोने को देखिएगा। तीन परस्पर लंबवत रेखाएं जो होती हैं वो बोर्ड में या कागज में खींची नहीं जा सकती, इस टाइप से होंगी। देखिए अगर मार्कर की सिचुएशन से समझा जाए, इस टाइप से, इस टाइप से। ये देखिए तीन परस्पर लंबवत रेखाएं, तीन परस्पर लंबवत रेखाएं, ये है तीन परस्पर लंबवत रेखाएं। देखिए तीन परस्पर लंबवत रेखाएं, मतलब ये कोण 90, ये भी 90 और ये भी 90, ये भी 90। देखो इनके बीच का 90 और ये भी 90 और ये भी 90। ये इस टाइप से होगा, देखिए इस टाइप से। तो ये वाली रेखा बोर्ड से बाहर की तरफ होगी, लेकिन बनाई नहीं जा सकती, खींची ही नहीं जा सकती, बोर्ड से बाहर की तरफ नहीं खींची जा सकती। तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इसको बोलेंगे YZ तल, ये Y और Z तल। देखो जो YZ तल होता है इसमें X निर्देशांक 0 होता है, ऐसे होता है। पहले ऐसे समझ लो, जैसे YZ तल में हमेशा ऐसे होगा 0 YZ, X की वैल्यू 0 होगी। ये XY तल है, ये वाला तल जो है XY तल है। पहले यही चीज़ हमने नहीं समझाई थी, इसलिए पहले इसको समझिए तब सवाल समझिए। ये XY तल है, XY तल में ऐसे होगा X, Y, Z की वैल्यू 0 होगी, Z की वैल्यू 0 होगी। पहले थोड़ा सा समझा देते हैं। ये ZX तल है, ये ZX तल है, तो ZX तल में X 0 ऐसे होगा, Y की वैल्यू 0 होगी, ये Y की वैल्यू 0 होगी, Y की वैल्यू। देखो YZ तल में Y और Z होगा, X 0 हो जाएगा। ये जो XY तल है, XY तल, गौर से देखिएगा, ये जो XY तल है, XY तल में XY होगा, Z 0 होगा। ये ZX तल है, ZX तल है, या कह सकते हैं XZ तल है या ZX तल। तो ZX में Z होगा, X होगा, Y 0 होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए X अक्ष पर तो ऐसे होगा X 0 0, X अक्ष पर X की वैल्यू होगी, Y और Z 0 होगा।
ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर केवल वाई की वैल्यू होगी, बाकी एक्स जेड जीरो होगा। ये जेड अक्ष है, जेड अक्ष में एक्स वाई जीरो होगा। देखिए बहुत अच्छी चीज़ समझिएगा, पहले ये सारी चीज़ें वैसे 9th क्लास में फर्स्ट ईयर क्लास में भी था थोड़ा सा 3 डायमेंशनल। जिन्होंने ना पढ़ा हो पहले ये समझिए, तब आगे की चर्चा करते हैं घन के दोनों विकर्णों के बीच, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट बता देंगे समझ में नहीं आएगा। ये जैसे एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष पर वाई और जेड दोनों जीरो, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर जो होगा एक्स और जेड। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बता रखा है कि हमारे वीडियो में आपको फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये वाई अक्ष है तो इसमें एक्स और जेड दोनों जीरो, ये जेड अक्ष है तो जेड अक्ष में देखिए एक्स और वाई जीरो। अब ये क्या, ये एक्स वाई तल है तो एक्स वाई तल है तो एक्स वाई होगा, जेड जीरो होगा। ये क्या, ये वाई जेड तल है तो वाई जेड होगा, एक्स जीरो होगा। ये क्या है, ये जेड एक्स तल है तो जेड एक्स होगा, वाई जीरो होगा। तो ये तो समझ गए होंगे, इतना एक चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिगर हमें घन का बनाना है, घन के बारे में समझाना है। देखिएगा तो अब थोड़ा सा देखिएगा। अच्छा, घन के लिए क्या होता है, लंबाई चौड़ाई। तो ये जो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर, 3D कोई भी फिगर, 3 डायमेंशनल जो फिगर होते हैं बोर्ड के में या कागज़ के तल पर बिल्कुल एक्चुअल नहीं बन सकते। जैसे गोला है 3 डायमेंशनल होता है, वृत्त 2 डायमेंशनल होता है, गोला 3 डायमेंशनल हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया। शंकु कैसे होता है, आप देखिए बेलन ऐसे घिरा होता है, जब हम लोग ऐसे बनाते हैं ऐसे घिरा हुआ होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर सही से नहीं बनता। इमेजिन एक तरीके से किया जाता है कि यहाँ ऐसा होगा, तो वही चीज़ है। ये 90-90 होंगे लेकिन दिख नहीं रहे। अब देखिए घन बनाया जाए, तो घन कैसे बनाएंगे थोड़ा सा देखिएगा। ये देखिए घन बन गया जा करके। अब ये वाला जो बिंदु है, ये एक्स अक्ष पर इसको मान लो A, ये वाई अक्ष पर इसको B, ये जेड अक्ष पर इसको C मान लो। ये एक्स वाई तल पर है, इसको मान लो C के बाद चलो D। ये जो है ये वाई जेड तल पर है, इसको मान लो E, और ये जेड एक्स तल पर है, इसको मान लो F। और ये हवा में होगा, स्पेस में होगा G। ये तल पे नहीं होगा, ये हवा में होगा, स्पेस में होगा, स्पेस में होगा। अरे भैया आपके तो ये ऐसे इधर की ओर होगा ना, निकला हुआ होगा, ये ऐसे निकला हुआ होगा, ऐसे होगा निकला हुआ, ऐसे भैया बाहर की ओर होगा। अभी हम आपको समझा, जैसे लूडो वाला पासा होता है, इनका फिगर एक्चुअल नहीं बनता, इसीलिए समझने की कोशिश करिएगा। अच्छे क्वेश्चन है, हम चाहते तो ना बताते, लेकिन हमने क्या बताया कि हमारे वीडियो आपको फॉर्मेलिटी के लिए नहीं मिलेंगे। हम चाहते हैं कि आपको सिखा दें, बहुत अच्छा सिखा दें। जब आप पढ़ो तो आपको भी लगे कि नहीं हमने आपके लिए मेहनत किया, आपके साथ मेहनत किया, हमने फॉर्मेलिटी नहीं अदा की, बस इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा स्पेस पे होगा। जैसे मान लिया जाए माना, सवाल सरल है, मान लो माना घन की भुजा, मान लो कि घन की भुजा A है, मान लिया जाए घन की भुजा A है, तो ये वाला जो बिंदु है ये होगा A। इसमें क्यों A होगा, कारण समझिएगा। ये होगा A, A, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों A हो जाएंगे। और ये हवा में होगा, स्पेस में होगा, बिंदु स्पेस में होगा, इसमें तीनों चीज़ें आएंगी। देखिए ये हवा में होगा, जैसे ऐसे पढ़ते हो एक्स अक्ष वाई अक्ष, यहाँ पर कोई बिंदु लेते हो तो अगर मान लो ये भी A है, ऐसे ये भी A है और ये भी A है, तो आप क्या लेते हो, A, A ही तो लेते हो, A, नहीं लेते हो क्या। तो इसमें क्या होगा, लंबाई भी A होगी, इसमें 3 चीज़ें हो जाएंगी। 3 डायमेंशनल है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स और वाई अक्ष 2 अक्ष होने पर अगर ये भी A और ये भी A तो A, होता है। इसमें क्या होगा, लंबाई भी A होगी, घन है, घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, चौड़ाई भी A होगी, ऊंचाई भी A होगी। तो स्पेस वाला जो बिंदु आएगा ये, अब ये कहते यहाँ थोड़ी होगा, ये तो बाहर होगा। अभी हमने आपको बताया कि जो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं वो सही से थोड़ी बनते हैं, मतलब बनाया जाता है लेकिन सही थोड़ी। ये चीज़ जो है, ये वाला जो है ये इधर बाहर की ओर ऐसे होगा, उभरा हुआ होगा, जैसे लूडो का पासा होता है, आप समझ सकते हो। तो इसमें देखो जब ये भी A हो जाए, ये B हो जाए तो A, A लिख देते हैं। तो इसमें लंबाई भी A होगी, चौड़ाई भी A, ऊंचाई भी A। अब देखो
देखो अगर देखा जाए ये वाला बिंदु कितना, तो ये x अक्ष पर है तो a0, x अक्ष पर y z0, ये कितना होगा y अक्ष पर है तो इसमें 0 a0, y अक्ष पर x और z0, ये z अक्ष पर है तो कितना होगा बताओ 0 0 a होगा z अक्ष पर। ये कहाँ पर है, ये x y तल पर है तो इसमें a और z0 हो जाएगा, जैसा अभी समझाया था x y तल पर z0 हो जाएगा। ये e कहाँ पर है बताओ, ये e है y z तल पर, तो y और z वाला होगा, x वाला 0 होगा, x वाला 0 होगा a अभी जैसे बताया था आप देख सकते हो। ये एक्स वाई तल पर है तो एक्स वाई तो हुआ, लेकिन इसमें सब ए ही क्यों है? अगर मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन आपसे कर दिया ए ही क्यों है, तो आप बताओगे घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। अगर एक भुजा ए है तो सारी भुजाएं ए होंगी, चाहे वो लंबाई की भुजा हो, चाहे ऊंचाई की भुजा हो, चाहे चौड़ाई की भुजा हो, इसलिए सब ए ही होगा। अब देखिएगा जरा गौर से, ये YZ तल है तो YZ में Y वाला A, Z वाला A, X वाला 0, ये ZX तल है ZX, तो ZX है ना तो Z वाला देखो A, X वाला A, ये देखो Z वाला भी, ये Z वाला A है, X वाला भी A है और Y वाला 0 है, ये Y वाला 0, देखिएगा ये Y वाला कितना हो गया 0। घन के दो विकर्णों के बीच का कोण पूछा गया है, घन के दो विकर्णों के बीच का कोण पूछा गया है, घन के दो विकर्णों के, तो एक विकर्ण ये OG होगा OG। अब ये देखने में आपको छोटा लग रहा है क्यों, क्योंकि ये इधर होगा भैया, इधर होगा G वाला पॉइंट। एक विकर्ण, बहुत सारे विकर्णों AG, एक ये CD होगा, एक ये CD, तो ये जैसे कोण मान लो पूछा गया, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, तो ऐसे ही निकाल लो OG और CD के बीच, यही दो विकर्ण, और भी विकर्ण होंगे, एक विकर्ण ये FB होगा, एक विकर्ण ये FB होगा, बहुत सारे विकर्ण होंगे, एक ये विकर्ण FB होगा, एक विकर्ण ये AE होगा, कई सारे विकर्ण होंगे। तो कोई भी दो विकर्ण ले लिए, तो एक विकर्ण OG ले लिया। अब देखो OG बहुत छोटा लग रहा है भैया बउआ, ये 3 डायमेंशनल है, इसमें जैसे फिगर बनता है वैसे होता नहीं है, ये G इधर की ओर होगा। और एक विकर्ण CD ले लिया, तो इन्हीं दोनों विकर्णों के बीच का कोण निकाल लें, इन्हीं दोनों विकर्णों के बीच का कोण। एक विकर्ण हमने OG ले लिया फिगर में OG, और एक कौन सा ले लिया CD, इन्हीं दोनों के बीच का कोण मान लो थीटा है, तो यही थीटा की ही वैल्यू बतानी है। एक विकर्ण हमने OG ले लिया, एक विकर्ण हमने CD ले लिया, इन्हीं के बीच का कोण। तो एक काम करें, OG के द्विक अनुपात निकाल दें और CD के द्विक अनुपात निकाल दें, OG के द्विक अनुपात निकाल दें और CD के द्विक अनुपात निकाल दें, फिर सूत्र लगा दें cos थीटा वाला। ये देखो cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये चलो पहले OG देखो, O कितना है, O मूल बिंदु है, 0 0 होगा, 0 0 होगा, 0 0 होगा, 0 0 होगा, तो OG के द्विक अनुपात देखो, OG के द्विक अनुपात, ये सूत्र x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1। देखिए तो OG के द्विक अनुपात, तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, x2 माइनस x1 तो a माइनस 0, y2 माइनस y1 a माइनस 0। ये द्विक अनुपात क्यों निकाल रहे, कोण निकालने के लिए, a माइनस 0, z2 माइनस z1 a माइनस 0, a माइनस 0, तो आएगा a। चलिए अब जैसे CD है या DC है, तो DC के द्विक अनुपात निकालो। देखो DC के द्विक अनुपात, कोई भी दो विकर्ण लेने घन के कोई भी दो विकर्ण। कैसे पता चला कि घन के कोई दो विकर्ण, देखो हम आपको बता दें कैसे। अगर कोई कह दे FD, तो FD घन का विकर्ण नहीं है, FD, ये जो FD है ये घन का विकर्ण नहीं है। अगर इससे शुरू कर रहा है तो इस वाले चतुर्भुज में नहीं मिलेगा, दूसरे में किसी में मिलाओ जाके CD। अगर कोई कह दे AG, तो ये जो AG है ये भी घन का विकर्ण नहीं है।
ए जी भी नहीं होगा, ए ई होगा घन का विकर्ण। इससे शुरू कर रहे तो इसमें मिलेगा। जैसे कोई कहते बी सी तो ये भी घन का विकर्ण नहीं है, ये बी एफ ये घन का विकर्ण हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो जैसे कह दिया जाए ओ ई ये घन का विकर्ण नहीं होगा, ओ ई तो इसी में मिलेगा, ओ जी, क्योंकि ओ जी तो ओ इसका है और जी इसका। देखो ओ इस चतुर्भुज से समझो और जी इस चतुर्भुज से, तो ओ जी हुआ जा करके। अब डी सी के द्विक अनुपात, डी सी के देखो x2 माइनस x1 0 माइनस ए, y2 माइनस y1 इसमें भी 0 माइनस ए, z2 माइनस z1 a माइनस 0, तो आएगा माइनस ए और ए। अब देखिए कोण निकाला जाए, इन्हीं दोनों के बीच का कोण, इन्हीं दोनों के बीच का कोण निकाल लें, घन के विकर्णों के बीच का कोण होता है a1 a2, तो a1 a2 माइनस ए स्क्वायर आएगा। फिर होता है b1 b2, देखो इसको हम लोग समझ लें a1 b1 c1, क्योंकि ये द्विक अनुपात हैं और द्विक अनुपात को किससे निरूपित करते हैं? ए बी सी से। तो इसको हम लोग क्या समझ लें? देखो इसको हम आप ऐसे समझ लें a1 b1 c1, और इसको हम लोग क्या समझ लें? a2 b2 c2 ऐसे समझ लें। तो जो इसके द्विक अनुपात निकले उसको हमने समझा a1 b1 c1, और जो DC के द्विक अनुपात निकले उनको हमने समझा a2 b2 c2, a2 b2 c2। देखिएगा जरा गौर से, तो क्या हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2, ये भी माइनस ए स्क्वायर आएगा, प्लस c1 c2 a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा। गौर से देखिएगा, बहुत ढंग से देखना है, जब बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि कैसे निकला हुआ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट देख ले जरा, चलिए सही है। अब देखिएगा, लेकिन एक चीज़ गलत हो गई। हाँ सही है, देखिए ओ जी और डी सी सी डी सही है, देखिएगा, और अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर अंडर रूट ए माइनस ए का स्क्वायर, फिर ये माइनस ए का स्क्वायर और फिर ये माइनस ए का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कास थीटा बराबर कितना आएगा? देखिएगा कास थीटा बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a रूट 3, ये भी 3a स्क्वायर, तो ये भी a रूट 3। अब देखिए a स्क्वायर से ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1/3, तो ये आ जाएगा कास थीटा बराबर 1/3, तो थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स 1/3। ये आ गया घन के किन्हीं दो विकर्णों के बीच का कोण। ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं हमारे वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं या आपके लिए मेहनत करें, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ने के तुरंत बाद कमेंट्स करिए। पहले सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, फिर शेयर। कमेंट्स से बहुत मज़ा आता है, नहीं बच्चे पढ़ रहे, रिस्पांस मिलता है तो वीडियो बनाने में मज़ा आता है। और नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेट लाइन रेखा का कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण रेखा के बारे में जानकारी लेकर के आएंगे, इसलिए क्लास मिस न करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।